वेलकम टू विंटर क्लासेस। और आज की क्लास में स्टार्ट करने वाले कक्षा 10वीं का विषय गणित भाग 2 पाठ तीसरा वृत्त प्रश्न संग्रह 3.1। तो स्टूडेंट्स इस विषय के ऊपर गणित भाग 2 के ऑलरेडी मैंने बहुत सारे वीडियोस बना के रखे हुए हैं, जैसे पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, फिर चौथा पार्ट का, पांचवें पार्ट का, छठे पार्ट का। इन सभी वीडियो लेक्चर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो यदि आप लोगों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप उन वीडियोस को भी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, या तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आज का टॉपिक हमारा है प्रश्न संग्रह 3.1। 3.1 को हल करना है, लेकिन 3.1 को हल करने से पहले कुछ बेसिक चीजें हैं जिनको हमको आना बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि वो सारी चीजें नहीं आएंगी तो हम लोग 3.1 जो है वो सही से हल कर पाएंगे क्या? नहीं हल कर पाएंगे, और जो भी मैं सवाल बताऊंगा आपको समझ में आएगा नहीं। तो इसलिए हमको सबसे पहले कुछ चीजें हैं जिनको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ नहीं है, कुछ चीजें हैं जो आपको कक्षा 9वीं में थी और कुछ 10वीं में है। हम लोग यहाँ पर कुछ प्रमेय लिख के रखे हुए हैं। इन प्रमेय को मैं यहाँ इस वीडियो लेक्चर में सॉल्व करके नहीं बताऊंगा, सिद्ध करके नहीं बताऊंगा, सिर्फ बताऊंगा ये प्रमेय होता क्या है और ये प्रमेय यूज कैसे करना, उपयोग कैसे करना हमारे सवाल के अंदर। जैसे यहाँ पर पहला पॉइंट मैंने लिखा है स्टूडेंट्स कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उस जीवा को लंब समविभाजित करता है। एक कक्षा 9वीं में आपने देखा क्या होता है। एक हमारे पास वृत्त होता है, ठीक है ना, ये वृत्त का केंद्र है, ठीक है, और यहां पर इसकी क्या है, जीवा। जीवा का नाम क्या है, AB है, और केंद्र का नाम क्या है, PA। तो क्या हो रहा है, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा क्या करता है, समविभाजित करता है। ये जीवा पर अगर हम लोग लंब डालेंगे तो ये जीवा क्या करेगा, समविभाजित करेगा। समविभाजित करेगा मतलब अगर मैं यहां पर मान लेता हूं M है तो AM और MB का मान क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। मतलब PM ने क्या किया था, AB को दो समान भाग में क्या कर दिया, बांट दिया। यही ये प्रमेय क्या होता है, बोलता है। कक्षा 9वीं में सीखा हुआ है, कोई नहीं, मैं हर एक प्रमेय पढ़ूंगा और आप लोग को उसके संबंधित क्या होता है और कैसे उपयोग करेंगे सारी चीजें बताऊंगा मैं। वृत्त के केंद्र से जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड उस जीवा पर क्या होता है, लंब होता है। वृत्त के केंद्र, अगर हमारे पास एक वृत्त है, ठीक है ना, एक वृत्त है, वृत्त का केंद्र है और इसकी जीवा है। इस जीवा का जो मध्य बिंदु रहेगा, इस जीवा का मध्य बिंदु और एक केंद्र, केंद्र को मिलाने वाला और जीवा का मध्य बिंदु इस जीवा पर क्या होता है, लंब होता है। इस जीवा पर क्या होता है, लंब होता है। मतलब अगर यहाँ पर नाम दे दूं P, यहाँ पर नाम दे दूं M, यहाँ पर B और यहाँ पर A, तो यहाँ पर लंब होना मतलब क्या बोलूंगा मैं कि जो PM रहेगा वह लंब रहेगा AB पर। PM जो रहेगा वो AB पर लंब रहेगा। इसको क्या कहते हैं, वृत्त के केंद्र से जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला जो रेखाखंड होता है उस जीवा पर क्या होता है, लंब होता है। लंब होना मतलब वहां पर 90 अंश का कोण बनाना। बात यहां पे समझिए। चलिए तीसरा पॉइंट क्या है, एक ही वृत्त की सर्वांगसम जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती हैं। अगर हमारे पास कोई वृत्त है, ठीक है, उस वृत्त के अंदर जीवाएं हैं दो, जीवा AB और जीवा PQ, और दोनों जीवाएं क्या है, सर्वांगसम है। दोनों जीवाएं क्या है, सर्वांगसम है, मतलब दोनों जीवाओं की लंबाई क्या समान है। तो जब दोनों जीवाओं की लंबाई समान रहेगी तो ये दोनों जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर रहेंगी। मतलब यहां से यहां की दूरी क्या रहेगी, समान रहेगी। यहां पर मान लेते हैं M है और यहां पर N है और यहां पर P, तो PN बराबर हो जाएगा PM। सर्वांगसम जीवाएं वृत्त के केंद्र से समान दूरी पर होती है। ये कक्षा 9वीं में सीखा हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा उसका रिवीजन कर रहे हैं हम लोग। तो अब कक्षा 10वीं में क्या दिया गया है, देखिए, 1, 2 या 3 बिंदुओं से होकर जाने वाले वृत्त आपको मालूम होगा। सर्वांगसम वृत्त किसे कहते हैं? सर्वांगसम वृत्त क्या होता है, मतलब ऐसे दो वृत्त जिनकी त्रिज्याएं क्या होंगी, समान होंगी, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, सर्वांगसम वृत्त बोलेंगे। एक केंद्रीय वृत्त किसे कहते हैं, मतलब हमारे पास एक केंद्र रहेगा लेकिन इसके अंदर दो वृत्त रहेंगे, तो दोनों वृत्त का केंद्र क्या रहेगा, एक ही रहेगा। स्टूडेंट्स यहाँ पर जो भी मैं वृत्त बनाऊंगा वो पूरा गोल नहीं रहेगा, लेकिन आप लोग समझिएगा क्योंकि मैं यहाँ पर गोला प्रकार का इस्तेमाल कर नहीं रहा हूं। तो यहाँ पर जो भी वृत्त नहीं बनेंगे वो पूरे गोल नहीं रहेंगे, तो आप इसको समझ के करिएगा, ठीक है। और फिर 1, 2, 3 बिंदुओं से होकर जाने वाले वृत्त। अब पहला पॉइंट क्या है, किसी एक बिंदु से होकर जाने वाले असंख्य वृत्त खींचे जा सकते हैं। अगर आपके पास कोई एक बिंदु दे दिया जाए और आपको बोल दिया जाए कि आप इससे कितने वृत्त खींच सकते हो, तो असंख्य खींचे जा सकते हैं। कोई बोलेगा ऐसे खींचा जाएगा, कोई इस तरह से खींचा जाएगा, कोई इस तरह से खींचा जाएगा, कोई इस तरह से। समझ में आ रहा है मेरी बात? तो असंख्य वृत्त आप खींच सकते हो अगर आपके पास कोई एक बिंदु दिया गया है तो। बात पहला पॉइंट समझा आपको। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट भी वही सेम है, लेकिन यहाँ पॉइंट कितना है, 2 है। अगर आपके पास दो अलग अलग बिंदु है, एक बिंदु यहाँ पर, एक बिंदु यहाँ पर, तो एक इस तरह से आप खींच सकते हो, फिर इस तरह से आप खींच सकते हो। मतलब आप बहुत सारे वृत्त खींच सकते हो अगर आपके पास 2 पॉइंट है तो भी। अगर आपके पास एक बिंदु है तो भी आप असंख्य वृत्त खींच सकते हो, अगर आपके पास 2 बिंदु है तो भी आप असंख्य वृत्त
खींच सकते हो। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट क्या हो रहा है, तीन अरेखी बिंदु। तीन अरेखी बिंदु मतलब ऐसे बिंदु जो एक रेखा में नहीं होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। अगर तीन अरेखी बिंदु हैं तो आप कितना वृत्त खींच सकते हो, सिर्फ एक वृत्त आप खींच पाओगे। मान लीजिए मैंने एक वृत्त खींचा और तीन यहाँ एक वृत्त है मेरा, एक यहाँ पर बिंदु, एक यहाँ पर बिंदु, एक यहाँ पर बिंदु है। तीन अरेखी बिंदुओं में सिर्फ एक वृत्त आप खींच सकते हो। एक से ज्यादा वृत्त खींच सकते हो क्या, नहीं खींच सकते। इसके बाद अगर आपके तीन बिंदु क्या है, एक रेखा पर है, तो आप कितना वृत्त खींच सकते हो, मतलब ऐसे कितने बिंदु वृत्त खींच सकते हो, वो वृत्त तीनों बिंदु को मिलना चाहिए। आप नहीं कर पाओगे, मतलब यहाँ पर एक वृत्त खींचोगे तो भी बिंदु बच जाएगा, यहां से अगर आप खींचते हो तो ये वाला बिंदु बच जाएगा, यहां से अगर खींचते हो तो ये वाला बिंदु बच जाएगा। मतलब अगर आपके पास तीन बिंदु एक रेखा पर है तो आप एक भी वृत्त खींच पाओगे क्या, नहीं। वृत्त खींच लोगे मतलब वो वृत्त तीनों बिंदुओं को टच नहीं कर पाएगा। बात यहां तक समझिए। चलो ये आपको इतना समझ में आ गया। अब मेन काम क्या है, हमारे प्रश्न संग्रह 3.1 में कौन कौन से प्रमेय का इस्तेमाल होने वाला है, ये प्रमेय मैंने यहाँ पर लिख के रखे हुए। तीन प्रमेय, तीनों प्रमेय का हमारे प्रश्न संग्रह 3.1 में क्या होगा, उपयोग होगा। पहला है वृत्त की छेदन रेखा और स्पर्श रेखा। सबसे पहले समझते हैं छेदन रेखा और स्पर्श रेखा किसे कहा जाता है। जैसे मान लीजिए मेरे पास क्या है, एक वृत्त है और मैं यहां पर एक रेखा खींचता हूं, तो क्या यह स्पर्श करके जा रही है, नहीं। स्पर्श करके जाना मतलब उसको वृत्त को छू के जाना। तो ये रेखा इस वृत्त को किसी भी बिंदु पर छू रही है क्या, नहीं। तो ना तो ये स्पर्श रेखा है, ना ये क्या है, छेदन रेखा है। छेदन रेखा मतलब क्या होता है, ऐसा रेखा जो वृत्त को दो अलग अलग बिंदुओं पर क्या करे, प्रतिच्छेदित करे। जैसे अगर आपके पास यहाँ पर वृत्त है और एक रेखा आती है, यहाँ पर क्या करती है, इसको प्रतिच्छेदित करती है। तो दो अलग अलग बिंदुओं पर क्या किया, इसने प्रतिच्छेदन किया, इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे, छेदन रेखा बोलेंगे। और स्पर्श रेखा किसे बोलेंगे, अगर आपके पास एक वृत्त है और एक रेखा इसको टच करके जा रहा है, ठीक है ना, यहाँ पर छू के जा रहा है, खाली छू के जा रहा है, तो उसे अपन क्या बोलेंगे, स्पर्श रेखा कहेंगे। तो समझ में आ गया छेदन रेखा किसे कहते हैं, स्पर्श रेखा किसे कहते हैं। चलिए अब आगे आते हैं वृत्त के। अगला प्रमेय हमारे पास है स्पर्श रेखा त्रिज्या प्रमेय, टेंजेंट थ्योरम कहते हैं इसको, स्पर्श रेखा त्रिज्या प्रमेय। वृत्त के किसी भी बिंदु से होकर जाने वाली स्पर्श रेखा उस बिंदु को केंद्र से जोड़ने वाली त्रिज्या पर क्या होता है, लंब होता है। अब क्या बोल रहा है इसका मतलब, हमारे पास क्या है, वृत्त है, क्या बोला है, वृत्त के किसी भी बिंदु से होकर जाने वाली स्पर्श रेखा। मान लीजिए यहाँ पर बिंदु है और यहां से क्या जा रही है, स्पर्श रेखा जा रही है। वृत्त के किसी बिंदु से जाने वाली स्पर्श रेखा उस बिंदु को केंद्र से जोड़ने वाली, यहाँ पर केंद्र, इस बिंदु को केंद्र से जोड़ने वाली त्रिज्या पर क्या होता है, लंब होता है। त्रिज्या पर क्या होता है, लंब होता है। ये स्पर्श रेखा त्रिज्या पर क्या होगा, लंब होगा। समझ में आ गया आपको। वृत्त के किसी भी बिंदु से होकर जाने वाली स्पर्श रेखा जो रहेगा, उस केंद्र से जो रेखा खंड खींची जाएगी वहां पर क्या रहेगा, लंब रहेगा। मतलब यहाँ पर बनने वाला कोण क्या रहेगा, हमेशा 90 अंश करेगा। यह एक प्रमेय आपको बताता है। अब इसका उपयोग हम लोग हमारे सवाल में हल करेंगे 3.1 में। स्पर्श रेखा त्रिज्या प्रमेय का विलोम, उल्टा बोलेंगे। विलोम क्या होता है, प्रमेय का उल्टा। कन्वर्स ऑफ टेंजेंट थ्योरम क्या बोला, वृत्त की त्रिज्या के बाह्य सिरे से होकर जाने वाली, क्या बोला है, वृत्त की त्रिज्या के बाह्य सिरे से होकर जाने वाली तथा उस त्रिज्या पर लंब रेखा उस वृत्त की स्पर्श रेखा होती है। अब क्या बोला है, वृत्त के बाह्य सिरे से होकर जाने वाली, क्या बोला है, वृत्त के बाह्य सिरे से होकर जाने वाली, और अगर ये इस पर लंब है तो मतलब ये क्या हो जाएगी, स्पर्श रेखा खंड हो जाएगी। अगर यह स्पर्श रेखा केंद्र से क्या है, लंब है, मतलब ये रेखा खंड क्या आ जाएगी, इसकी स्पर्श रेखा खंड हो जाएगी। यह विलोम बताता है, उल्टा, इसका उल्टा रहेगा। अगला स्पर्श रेखा का प्रमेय, टेंजेंट थ्योरम, टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। वृत्त के बाह्य भाग से स्थित बिंदु से उस वृत्त पर खींचे गए स्पर्श रेखा खंडों की लंबाई क्या होती है, सर्वांग सम होती है। मान लीजिए आपके पास क्या है, एक वृत्त है, ठीक है, ये बाहर मैंने बिंदु बना दिया। अब इस बिंदु से क्या खींचता हूं, मैं स्पर्श रेखा खंड खींचता हूं, ठीक है, यहां तो समझा, ठीक है। तो यहां पर बिंदु बना लीजिए पी, और ये हो जाएगा क्यू, और ये हो जाएगा आर। तो पी क्यू और पी आर का मान क्या आएगा, बराबर रहेगा। ये प्रमेय यही बोलता है कि अगर वृत्त के बाह्य भाग से कोई बिंदु है और इस बिंदु से आप स्पर्श रेखा खंड खींचते हो, तो दोनों स्पर्श रेखा खंडों की लंबाई क्या आएगी, सर्वांग सम रहेगी। मतलब PQ का मान PR के मान के बराबर रहेगा। मतलब PQ का मान अगर 5 है तो PR का मान भी कितना रहेगा, 5 रहेगा। इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, स्पर्श रेखा का प्रमेय। बात समझ में आ गई। तो स्पर्श रेखा त्रिज्या प्रमेय क्या होता है,
कि वो केंद्र से जुड़ने वाली रेखा पर क्या होता है, लंब होता है। और दूसरा विलंब देखा, अगर कोई बाह्य भाग से एक रेखा टच करके जा रही है और वृत्त पर क्या लंब है, तो मतलब वो क्या होगी, स्पर्श रेखा खंड होगी। बात समझा। और उसके बाद देखा हमने स्पर्श रेखा का प्रमेय, जिसको हम लोग बोलते हैं टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम, जिसके अंदर वृत्त के बाह्य भाग से, अगर वृत्त के बाह्य भाग में बिंदु है और उस बिंदु को वृत्त पर आप क्या करते हो, स्पर्श रेखा खंड डालते हो, तो दोनों स्पर्श रेखा खंडों की लंबाई क्या रहेगी, सर्वांगसम रहेगी। यही ये प्रमेय बोलता है। अगर आपको स्टूडेंट्स ये सारी चीज समझ में आ गई है तो आपको प्रश्न संग्रह 3.1 समझने में थोड़ा भी तकलीफ होगी नहीं। तो चलिए इसको मैं मिटा देता हूं। यदि आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो समझने के लिए। हम लोग इसको मिटा के इसके बाद प्रश्न संग्रह 3.1 करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, प्रश्न संग्रह 3.1 का मैंने पहला सवाल और दूसरा सवाल लिख दिया है। टोटल 4 सवाल है। सवाल थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है लेकिन करने में आसान रहेगा। एकदम स्टार्ट टू एंड तक देखिए, कहीं इस वीडियो स्किप मत करना तो आपको समझ में आएगा नहीं। पहला सवाल क्या बोल रहा है, संलग्न आकृति में सी केंद्र वाले वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। रेख AB वृत्त को बिंदु A पर स्पर्श करता है। AB जो है बिंदु A पर क्या करता है, वृत्त को स्पर्श कर रहा है। इस जानकारी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। हमको यहाँ पर ये चीज दे दी गई है कि हमारे पास एक वृत्त है, उस वृत्त के केंद्रक का नाम क्या है, C है, और एक रेखा है जिसका नाम क्या है, AB है, और बिंदु A पर क्या कर रहा है, वो स्पर्श कर रहा है वृत्त को। तो आपको यहाँ पर कुछ 4 सवाल पूछे, इन चारों सवाल के हल करना है, ठीक है ना। और एक चीज और, यहाँ पर वृत्त का जो त्रिज्या है वो दिया है 6 सेंटीमीटर। त्रिज्या मतलब क्या हो जाएगा, C से अगर मैं यहाँ पर लाइन मिलाऊं तो ये आपकी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर, ये आपकी त्रिज्या हो जाएगी, बराबर है ना। बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को। तो चलिए सबसे पहले सवाल हल करते हैं हम लोग। हल में सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, निकालना क्या देखिए यहाँ पर। अच्छा, पहले जो दिया उसको लिख लीजिए। क्या दिया है, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या कितनी दी गई है, दिया है 6 सेंटीमीटर, बराबर है ना। वृत्त की त्रिज्या कितनी दी गई, 6 सेंटीमीटर दी गई है। तो पहला सवाल क्या बोला, कोण CAB का माप ज्ञात करो। कोण CAB का माप ज्ञात करो। तो स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब, स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब, स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब गिरता 90 अंश का कोण बनता है। तो हम लोग बोलेंगे पहले सवाल में कि कोण CAB का मान रहेगा 90 अंश। कारण क्या रहेगा, स्पर्श रेखा त्रिज्या लंब, त्रिज्या पर लंब, इस कारण ये क्या हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा। ये क्या स्पर्श रेखा त्रिज्या है, तो यहां पर बनने वाला कोण क्या होता है, 90 अंश होता है, तो 90 अंश ही होगा ना। अगला देखिए, बिंदु C से रेखा AB से कितनी दूरी पर है। ये बिंदु जो C है ना, ये रेख AB से कितनी दूरी पर है। तो कॉमन सेंस की बात है, बिंदु C जो है रेख AB से 6 सेंटीमीटर दूरी पर। हमको पहले दे दिया, बाद में पूछ रहा है तो घुमा के पूछ रहा है, तो आप इसके लिए घबराइएगा नहीं। तो हम लोग क्या बोलेंगे, बिंदु C से रेखा AB, बिंदु C रेखा AB से, रेखा AB से 6 सेंटीमीटर दूरी पर है। क्यों, क्योंकि ये जो CA है ना, आप लोग बोल सकते हो या AC बोल सकते हो, AC बराबर 6 सेंटीमीटर बोलेंगे हम लोग, क्योंकि वृत्त की क्या है, त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या। और आपको दत्त दिया भी गया था, ठीक है ना, आप दत्त भी लिख सकते हो। वृत्त की त्रिज्या है और वो दत्त दिया हुआ है, ठीक है, ये आपका कारण हो गया। तीसरा क्या है, यदि डिस्टेंस ऑफ AB बराबर 6 सेंटीमीटर, AB का डिस्टेंस कितना दिया, 6 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है। तो डिस्टेंस ऑफ BC आपको ज्ञात करना है। डिस्टेंस ऑफ BC ज्ञात करना मतलब ये ज्ञात करना आपको, अगर कहें ये 90 अंश का कोण, तो ये समकोण त्रिभुज बन गया। CAB जो होगा वो समकोण त्रिभुज बन गया। और एक कर्ण है, मतलब हमको कर्ण का माप ज्ञात करना है, इस बात को आप लोग ध्यान रखोगे। और हमको AC का मान दिया है 6 और AB का मान भी कितना दिया है, 6 दिया है। चलिए ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग क्या बोलेंगे, त्रिभुज CAB में, अगर त्रिभुज CAB की बात करें, कोण CAB बराबर 90 अंश होता है। बात यहां तक समझा। तो अगर किसी त्रिभुज में एक कोण 90 अंश का है तो उनको क्या बोलेंगे, समकोण त्रिभुज बोलेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग क्या बोलेंगे, त्रिभुज CAB समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से
पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे यहां पे स्टूडेंट्स हम लोग, क्या हो जाएगा, कर्ण का वर्ग डिस्टेंस ऑफ सीबी, सीबी का वर्ग, डिस्टेंस ऑफ सीबी का वर्ग बराबर डिस्टेंस ऑफ सीए का वर्ग प्लस डिस्टेंस ऑफ एबी का वर्ग। आप तो पाइथागोरस आपको मालूम ही होगा क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर पहली भुजा का वर्ग धन दूसरी भुजा का वर्ग, ऐसा बोलिए, या तो बोलिए कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन ऊंचाई का वर्ग। ठीक है, कर्ण का वर्ग सीबी है, एसी और एबी ले लिया मैंने, यहां तक आपको समझा होगा। अब सीबी का मान कितना हमारे पास मालूम नहीं है, ठीक है ना, सीबी तो निकालना है ना, यहाँ पर देखिए ना, बीसी निकालना, बीसी बोला सीबी बोलो, तो डिस्टेंस ऑफ हमको बीसी ज्ञात करना है, तो इसको क्या करना पड़ेगा। अब एसी का मान कितना हमारे पास, एसी का मान हमारे पास है 6 का वर्ग प्लस एबी का मान अभी आपने बोला यहां पर दिया है 6, तो 6 का वर्ग, तो 36 प्लस 36 हमारा आंसर आएगा 72। कितना है, 72। ये हमारा डिस्टेंस ऑफ बीसी है, ठीक है ना, अभी वर्ग में है, लेकिन हमको डिस्टेंस ऑफ बीसी चाहिए, वर्ग को हटाना पड़ेगा, दोनों पक्षों का लेंगे वर्गमूल। क्या लेंगे, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर हम लोग क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर हम करेंगे दोनों पक्षों का वर्गमूल। जब दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे स्टूडेंट्स, तो इसका वर्ग हट जाएगा, डिस्टेंस ऑफ बीसी बचेगा सिर्फ, और ये चला जाएगा करनी में 72। अब आप सभी को मालूम 72 का वर्गमूल नहीं है, तो इसको दो खंड बनाइए, 36 गुणे 2। अब 36 का 6 बाहर आएगा, 6 करनी में कितना हो गया, 2 हो गया, तो डिस्टेंस ऑफ बीसी का मान हमारे पास आ गया है 6 करनी में 2। बात क्लियर है यहां तक, ओके। सिर्फ एक चीज बचा हुआ है, कोण एबीसी, कोण एबीसी, बस ये कोण एबीसी का मान बचा हुआ है। देखिए एकदम आराम से हम लोग कर रहे हैं चौथा वाला, कोण एबीसी का हमको मान चाहिए, तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अगर मैं कोण एबीसी का मान थीटा, तो माना एबीसी को मैंने मान लिया है क्या, थीटा, क्या मान लिया, थीटा, थीटा मतलब कोण, तो समूह भुजा देखिए, और आप लोग बोल सकते हो कि क्या बोल सकते हो, संलग्न भुजा देखिए, तो साइन लगा देते हैं, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एसी का एसी बटे एबी, समूह भुजा बटे कर्ण बोल दीजिए, समूह भुजा बटे कर्ण, कर्ण क्या है हमारा सीबी है, क्या हमारा बीसी है, ठीक है ना, समूह भुजा बटे कर्ण, यहां तक समझा। साइन थीटा बराबर आगे एबी, एसी का मान हमारे पास कितना है, एसी का मान हमारे पास 6 है, और बीसी का मान हमारे पास है 6 करनी में 2। क्लियर है, 6 से कट गया, साइन थीटा बराबर 1 बटे करनी में 2। अब थीटा का मान कितना आएगा, थीटा का मान आएगा 30, क्योंकि साइन 30 का मान 1 बटे करनी में 2 होता है, इसलिए मैं यहां पर लिखूंगा साइन 30 का मान आपको मालूम होना चाहिए 1 बटे करनी में 2 होता है, ये आपने कक्षा 9वीं में सीखा हुआ है। क्लियर है, आगे आने वाले पाठ में भी आप सीखोगे त्रिकोणमिति में। तो यहां पर कोण एबीसी का मान कितना हो जाएगा, 30 अंश हो जाएगा, कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 30 अंश हो जाएगा। क्लियर है, बातें समझ में आ गई है, हाँ, या तो यहां पर दूसरा तरीका भी आप लगा सकते हो, 30 60 90 का प्रमेय, ठीक है ना। अब यहां पर लगाओ समूह भुजा संलग्न भुजा, तो 1 आएगा, ठीक है, और 30 अंश से सामने भुजा क्या आती है, कर्ण की आधी होती है, तो ये लगा सकते हो आप लोग, ठीक है ना, तो वहां से भी आएगा, यहां से भी आ जाएगा, आपको जो अच्छा लगे उससे आप लोग कीजिए। मैंने यहाँ पर त्रिकोणमिति का उपयोग करके किया है, आप लोग 30 60 90 का प्रमेय का उपयोग करके भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए, ये सवाल आपको समझा होगा, एकदम आराम से समझा है। चलिए स्टूडेंट्स, और एक चीज और, यहां पर आप लोग क्या करोगे, उत्तर लिखोगे, और उत्तर लिखने के बाद ये पहला पॉइंट, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये जो 4 आंसर आए ना, ये आप बारी बारी से एक के नीचे एक लिख दोगे, क्योंकि इसी के ऊपर आपको आधा मार्क्स और 1 मार्क्स मिलेगा, जो लास्ट में आप उत्तर लिखते हो। हल सहित उत्तर लिखना पड़ता है गणित के अंदर, पहले हल करते हैं बाद में उत्तर लिखते हैं। चलिए, तो हो गया हमारा पहला सवाल। अब करते सवाल नंबर 2। क्या दिए, संलग्न आकृति में ओ केंद्र वाले वृत्त के बाह्य भाग में स्थित बिंदु आर, ओ केंद्र वाला वृत्त है, उसके बाह्य भाग में बिंदु आर है, खींचे गए आरएम, एक आरएम है और एक आरएस, आरएम 2 स्पर्श रेखा है, बिंदु से एम और एन पर स्पर्श करते हैं, एम और एन पर क्या करते हैं, बिंदु पर स्पर्श
कर रहे हैं, ओ आर का मान यहां पर दिया है 10, ओ आर का मान कितना दे दिया है 10, और वृत्त की त्रिज्या दे दी है 5, वृत्त की त्रिज्या मतलब एमओ बोलेंगे हम लोग 5, ठीक है स्टूडेंट्स, एमओ बोलेंगे 5 और एन भी बोलेंगे 5। बात समझिए, सेंटीमीटर मतलब लिख सकते हैं सब। प्रत्येक स्पर्श रेखा खंड की लंबाई कितनी होगी, ये जो स्पर्श रेखा खंड है ना आर एम और आर एम, इनकी लंबाई कितनी होगी ये आपको ज्ञात करना है। तो स्टूडेंट्स आप सभी को मालूम होना चाहिए स्पर्श रेखा, अगर वृत्त के बाहर भाग से वृत्त पर आप स्पर्श रेखा खंड खींचते हो तो दोनों स्पर्श रेखा खंडों की लंबाई क्या होती है, सर्वांग होती है, एक प्रमेय होता है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, देखिए यहां पर बनेगा 90 अंश का कोण, तो हम लोग हल करेंगे। हल में क्या दिया है स्टूडेंट्स, पहले वो लिख दीजिए, डिस्टेंस ऑफ ओ आर दिया है 10 सेंटीमीटर और वृत्त की त्रिज्या जिसको हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट्स, बोल सकते हैं कि एमओ बराबर एनओ कितना है 5 सेंटीमीटर। गणित में सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लीजिए आप लोग, बहुत आसानी से आ जाता है सवाल। चलिए अब यहां पर देखिए कोण ओ एम आर बराबर 90, क्यों, ये स्पर्श रेखा और ये त्रिज्या है, तो क्या बोलेंगे स्पर्श रेखा त्रिज्या प्रमेय, स्पर्श रेखा त्रिज्या प्रमेय, ठीक है ना, यहां पर लगाया स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब बोल दिया, स्पर्श रेखा त्रिज्या प्रमेय बोल दीजिए। इसलिए त्रिभुज ओ एम आर, त्रिभुज ए ओ एम समकोण त्रिभुज में स्टूडेंट्स मेरी बात ध्यान सुनिए, अगर मैं एम आर का मान निकालना है, ए एम समकोण त्रिभुज, दो भुजा दी गई, तीसरी भुजा निकाल सकते हैं ना पाइथागोरस प्रमेय से, तो वही काम कर रहा हूं मैं। तो आप लोग क्या बोलोगे, कर्ण क्या है हमारा 90 अंश के सामने ओ आर, तो ओ आर का स्क्वायर बराबर पाइथागोरस प्रमेय लगा रहे हो स्टूडेंट्स आप लोग, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है ना, आप दोनों में क्या लगा रहे हो पाइथागोरस प्रमेय लगा रहे हो। ओ आर का स्क्वायर बराबर एमओ का स्क्वायर प्लस ओ आर का स्क्वायर, ठीक है, ये पाइथागोरस क्या होता है प्रमेय बोलता है। अब आगे क्या हो जाएगा, ओ आर का मान हमारे को दिया है 10 का स्क्वायर, एमओ का मान हमको दिया है 5 का स्क्वायर प्लस ओ आर का मान 9 मालूम मुझे। अब 10 मतलब 100 होता है, 10 का वर्ग 100 बराबर 5 का वर्ग 25 प्लस ओ आर का स्क्वायर। बात क्लियर यहां तक, मुझे ओ आर का मान चाहिए इसलिए मैं बोलूंगा ओ आर का स्क्वायर बराबर 100 माइनस 25, तो ओ आर का मान आ जाएगा 75 स्क्वायर। अब मुझे ओ आर का मान चाहिए, स्क्वायर का नहीं चाहिए, स्क्वायर को हटाना है, तो क्या करना पड़ेगा, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेना पड़ेगा, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, जब आप दोनों पक्षों का वर्गमूल लोगे स्टूडेंट्स तो क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा, ओ आर इसके ऊपर करनी चलेगी 75, अब 75 का वर्गमूल नहीं है, तो जब किसी संख्या का वर्गमूल ना निकले तो उस संख्या को दो अलग अलग संख्या में बांट दीजिए, उसमें से एक संख्या का वर्गमूल निकलना चाहिए। बांटते समय ये याद रखेंगे कि उसमें से एक संख्या का वर्गमूल बाहर आना चाहिए। तो मैं 75 को 25 गुणे 3 लिख देता हूं, तो 25 का 5 बाहर आएगा, 5 करने में 3 हो जाएगा ओ आर का मान, ठीक है। तो ओ आर बराबर ओ एम आर एम, सॉरी स्टूडेंट्स यहां पर आएगा ओ आर, यहां पर आएगा आर एम आएगा, क्या आएगा स्टूडेंट्स यहां पर आर एम आएगा, ठीक है, इस बात को याद रखना, आपको मिस्टेक हो गई मुझसे, आर एम का स्क्वायर, यहां पर आर एम का स्क्वायर आएगा। आर एम का मान अगर आपका 5 करने में 3 है तो आर एम का मान भी 5 करने में 3 होगा, इसलिए मैं क्या बोलूंगा आर एम बराबर आर एम 5 करने में 3, वृत्त स्पर्श रेखा प्रमेय, स्पर्श क्या बोलेंगे, स्पर्श रेखा खंड का प्रमेय, स्पर्श रेखा खंड का प्रमेय क्या बोलता है, वृत्त के बाह्य भाग से अगर वृत्त पर स्पर्श रेखा खंड डालते हो तो दोनों स्पर्श रेखा खंडों की लंबाई क्या रहेगी, सर्वांग रहेगी, ये बताता है। इसलिए आर एम बराबर आर एन का मान आपको आ गया 5 करनी में 3 सेंटीमीटर, यहां पर आप सेंटीमीटर लिखना भूलोगे नहीं, ठीक है, यहां पर सेंटीमीटर लिखना आपको। तो आप क्या बोलोगे, पहला आया प्रत्येक स्पर्श रेखा खंडों की लंबाई कितनी होगी, तो हम लोग लिखेंगे इसलिए प्रत्येक स्पर्श रेखा खंडों की लंबाई 5 करने में 3 सेमी होगी। क्लियर है यहां तक आप लोग समझ में आ गया। चलिए अगला क्या है हमारे पास, वो ध्यान देंगे लोग।
तो अगला सवाल मैं यहां पर थोड़ा जगह बना लेता हूं और हल करता हूं। ठीक है, क्या है MRO? कोण MRO, MRO का मान कितना रहेगा? ठीक है, अब यदि आप लोग देख रहे होंगे ये भुजा और ये भुजा, तो अगर हम लोग बोलेंगे त्रिभुज MOR में या ORM में, जो भी आप लोग बोलो, तो MO बटे OR, तो 5/10, तो आंसर कितना आ रहा है 1/2। और कौन सा ऐसा कोण है जिसके सामने की भुजा क्या होती है 1/2 होती है? तो हम लोग बोलेंगे अगर हम लोग बोलेंगे यहां पर देखो कर्ण है ना, MO बटे OR, तो स्टूडेंट्स यहां पर 5 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 5/10 मतलब 1/2। अब 1/2 कब होता है? जब कोण का मान 30 होता है। तो 30 अंश के सामने की भुजा क्या होती है? कर्ण की आधी होती है। तो हम लोग बोल सकते हैं, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि 30 अंश के सम्मुख भुजा कर्ण का 1/2 गुना होता है। इसलिए यहां पर कोण क्या बोलेंगे? कोण कौन सा? MRO बराबर 30 अंश रहेगा। बात यहां तक समझिए आप लोग को? चलिए यहां तक क्लियर है। अब ध्यान दीजिए, यहां पर क्या हो रहा है? MRN का मान कितना रहेगा? MRN का मान कितना रहेगा? MRN का मान कितना रहेगा? ये अगला सवाल जो है, कोण MRN का मान निकालना है, MRN का मान निकालना है। ठीक है ना? तो कैसे निकालेंगे? ध्यान दीजिए, अगर मैं OR को इसका समद्विभाजक बता दूं कि OR जो है MRN का समद्विभाजक है, तो यहां का कोण 30 है और समद्विभाजक क्या करता है? दो कोण को समान भाग में बांट देता है। तो यहां का 30 है, तो यहां पर कितना होगा? 30 हो जाएगा। तो हम लोग उस तरह से निकाल सकते हैं, लेकिन हमारे पास यहां जगह नहीं है, तो मैं इसको मिटाता हूं और इसको ये सवाल को पूरा करता हूं यहां पर। अब OR को मुझे कोण समद्विभाजक सिद्ध करना है, तो मैं ऐसे लिख नहीं सकता, मुझे उसको सिद्ध करके दिखाना पड़ेगा कि OR जो रहेगा उसका कोण समद्विभाजक हो सकता है। ठीक है ना? तो हम लोग क्या बोलेंगे? ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज लेंगे दो, त्रिभुज पहला ले लेंगे हम लोग OMR तथा त्रिभुज दूसरा लेंगे हम लोग ONR को, त्रिभुज ONR। अब ये दोनों त्रिभुज को क्या करेंगे? समरूप सिद्ध करेंगे। क्या सिद्ध करेंगे? समरूप सिद्ध करेंगे। ध्यान दीजिएगा, तो यहां पर कौन भुजा, देखिए भुजा OM सर्वांगसम भुजा क्या हो जाएगा? ON क्या हो जाएगा? एक ही वृत्त की त्रिज्या, एक ही वृत्त की क्या जाएगी? त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है, और कोण OMR सर्वांगसम कोण ONR, प्रत्येक 90 अंश। बात सही है अंदर? और सुनिए मेरी बात, और आपको दो भुजा तो यहां सर्वांगसम हो गई, तो आप लोग क्या बोलोगे? भुजा RM सर्वांगसम भुजा RM। ठीक है ना? आप लोग बोल सकते हो कि ये यहां पर समीकरण नंबर स्पर्श रेखाखंड प्रमेय। बात समझिए? ओके, चलो ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए? समरूप हो गए। OMR समरूप त्रिभुज ONR। अब चूंकि यहां पर एक कोण 90 अंश का है, तो कर्ण भुजा कसौटी से, कौन सी कसौटी? कर्ण भुजा कसौटी से। क्लियर है? जब एक कोण 90 अंश का रहेगा तो समरूप सिद्ध होगा, लेकिन कर्ण भुजा कसौटी से समरूप सिद्ध होगा। बात यहां से सही है। चलिए अब आ जाइए, देखिए जब भी आपका दो त्रिभुज समरूप रहे, उसके प्रत्येक कोण क्या रहेंगे? सर्वांगसम रहेंगे और भुजाएं समान अनुपात में रहती हैं। अगर आपके दो त्रिभुज समरूप है तो प्रत्येक कोण सर्वांगसम रहेगा और भुजाएं समान अनुपात में रहती हैं। तो मैं बोल सकता हूं कि कोण MRO सर्वांगसम कोण रहेगा NRO के। समरूप त्रिभुज की सर्वांगसम कोण, समरूप त्रिभुज की सर्वांगसम कोण, समझा? अगर आपके दो त्रिभुज समरूप है तो उनके कोण सर्वांगसम होते, भुजाएं समान अनुपात में होती हैं। तो मैं बोल सकता हूं कि भाई जो OR है ना, रेख OR, यह कोण
एम आर एन का कोण समद्विभाजक है। कोण समद्विभाजक है। क्या है? कोण समद्विभाजक है। कोण समद्विभाजक तभी तो उसको आधा आधा कर दिया ना, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, हमको निकालना है एम आर एन का मान। तो हम क्या बोलेंगे, कोण एम आर ओ 1/2 गुणे में कोण क्या आ जाएगा, एक इसका आधा रहेगा, एम आर एन का आधा रहेगा। ठीक है, एम आर ओ का मान कितना हमारे पास, बोलिए, एम आर ओ का मान हमारे पास 30 है, तो यहां पर 30 लिखा, 1/2 लिखा, कोण क्या लिखा, एम आर एन। ठीक है, एक 2 जो यहां पर आ जाएगा, तो एम आर एन का मान कितना आ जाएगा, कोण एम आर एन का मान आ जाएगा 60। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इस तरह आप लोग यहां पर उत्तर लिखोगे, और ये 3 चीजें आपको सिद्ध करके देने बोली थी, तो आप यहां पर एक के बाद एक चीजें लिख दोगे कि किसका मान क्या है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2 हमारा पूरा हुआ। इसका आपको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसको मैं मिटा के सवाल नंबर 3 और 4 हल करता हूं। स्टूडेंट्स, सवाल नंबर 3 और 4 कर लेते, प्रश्न संख्या 3.1 का। पहला और दूसरा सवाल आपको समझा होगा। हाँ, दूसरा सवाल थोड़ा सा बड़ा था, लेकिन यदि आप लोग एकदम अच्छे से देख रहे होंगे तो पूरा समझ में आया होगा। तो चलिए तीसरा सवाल देखते क्या है। तीसरा सवाल को ऑलरेडी मैंने चौथे सवाल में थोड़ा बहुत सॉल्व कर दिया था, उसी तरह सॉल्व करने वाले। ठीक है, लास्ट में मैंने यहाँ पर एक स्टेप लिखा था, वो सेम टू सेम यहाँ पर होने वाला है। क्या बोला है कि आर एम और आर एन, दो आर एम और आर एन बिंदु ओ केंद्र वाले वृत्त की स्पर्श रेखाखंड है। आर एम जो है और आर एन है, ओ केंद्र वाले वृत्त का क्या है, दोनों स्पर्श रेखाखंड आपको दिख भी रहा होगा। सिद्ध कीजिए ओ आर जो है, ए ओ आर जो है वह कोण एम आर एन का, एम आर एन, और एम ओ एन का, एम ओ एन का क्या है, कोण समद्विभाजक है। आपको ये सिद्ध करना है कि जो ओ आर बीच में लाइन दिख रही ना आपको, ये एम ओ आर का, आर ओ एन का क्या है, समद्विभाजक है। बात समझी? एम ओ एन का, एम आर एन का क्या है, समद्विभाजक है। क्या करेंगे यहां पर, दो कोणों को हम लोग क्या करेंगे, दो त्रिभुज को हम लोग समरूप सिद्ध करेंगे। जब हम लोग किसी दो त्रिभुज को समरूप सिद्ध कर लेंगे तो समरूप त्रिभुज की संगत कोण क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। अगर संगत कोण सर्वांगसम हो गए, मतलब अगर मैं इस कोण को और याले कोण को सर्वांगसम दिखा दिया, और यहां के कोण को और यहां के कोण को अगर मैं सर्वांगसम दिखाता हूं, तो मैं बोल सकता हूं कि ओ आर जो है ये दोनों का समद्विभाजक है। बोल सकता हूं? ओके, तो यही काम करने वाला हूं मैं। ध्यान देंगे आप लोग, हम लोग यहां पर दो त्रिभुज लेने वाले हैं। ठीक है, दो त्रिभुज लेने वाले, सबसे पहले हल करेंगे। यहां पर देखो, ठीक है ना, सिद्ध करना हमको। सो दत्त जो भी दिया है, दत्त लिख देते पहले, सबसे पहले दत्त की रेख आर एम और रेख आर एन, यह वृत्त की क्या है, वृत्त की स्पर्श रेखाखंड है। ठीक है, ये आपको मालूम है। साध्य जो भी है इस साध्य जो आपको करना है वो रहने दीजिए। और अभी हम लोग क्या बोलेंगे, कोण ओ एम आर, ओ एम आर बराबर ओ एन आर, ओ एन आर बराबर रहेगा 90, क्योंकि आपको मालूम है यहां पर बनने वाला कोण 90 रहेगा, और यहां पर भी कोण बनने वाला 90 रहेगा। स्पर्श रेखा त्रिज्या प्रमेय, स्पर्श रेखा त्रिज्या प्रमेय, स्पर्श रेखा त्रिज्या प्रमेय मालूम पड़ा यहां पर, तो इसको समीकरण नंबर दे देंगे 1। ठीक है, चलिए दो त्रिभुज ले लेते हैं हम लोग। ओ एम आर त्रिभुज लेते हैं, ओ एम आर, तथा दूसरा त्रिभुज लेंगे ओ एन आर में। ये दोनों त्रिभुज को समरूप सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले ओ आर भुजा, ओ आर सर्वांगसम भुजा, ओ आर सामान्य भुजा, क्या लिखेंगे, सामान्य भुजा। दिख रहा है दोनों में हो, बात समझ लिया आपको। अब ओ एम और ओ एन, अच्छा कोण लिख दीजिए पहले, भुजा ओ एम सर्वांगसम भुजा ओ एन। ओ एम और ओ एन दोनों क्या है, सर्वांगसम है। सर्वांगसम किस लिए है, क्योंकि दोनों क्या त्रिज्या है। देख लीजिए आप लोग, एक ही वृत्त की त्रिज्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्या है, बहुत आसान है। त्रिज्या है, ठीक है, एक ही वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, सर्वांगसम होती है, आप सबको मालूम है। अब ओ एम आर कोण लिखेंगे, ओ एम आर सर्वांगसम रहेगा कोण ओ एन आर के, एक से मालूम पड़ा ना आपको, एक से मैंने बता के रखा यहां पर। ठीक है, तो हम लोग दोनों त्रिभुज समरूप हो गए।
ओ एम आर समरूप त्रिभुज हो गया ओ एन आर के। कौन सी कसौटी? कर्णभुजा प्रमेय। कर्णभुजा प्रमेय। जब आपका त्रिभुज सर्वांसम हो रहा है, समरूप हो रहा है और उसके अंदर एक कोण 90 अंश का, तो आप लोग कर्णभुजा कसौटी लिखेंगे। ठीक है, यहां तक समझा। अब जब आपका त्रिभुज समरूप होता है तो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समान अनुपात होती है और संगत कोण क्या होते हैं? सर्वांसम होते हैं। तो मैं यहां पर बोल सकता हूं कि कोण एम आर ओ सर्वांसम, एम आर ओ, और इसका कोण क्या रहेगा? एन आर ओ, एन आर ओ, बराबर गया दिमाग में? इसका रहेगा एम आर ओ, इसका रहेगा एन आर ओ, दोनों सर्वांसम रहेगा। दूसरी चीज, कोण एम ओ आर सर्वांसम रहेगा कोण एन ओ आर के। सही है, इसका एम ओ आर और इसका एन ओ आर दोनों क्या रहेगा? सर्वांसम रहेगा। क्या लिखेंगे? समरूप त्रिभुज की सर्वांसम कोण। समरूप त्रिभुज संगत कोण क्या होता है? सर्वांसम होती है, सर्वांसम संगत कोण बोल दीजिए। बात यहां से ये, अगर स्टूडेंट्स मैं ये दोनों कोण को सर्वांसम बोलता हूं, इस कोण को मैं सर्वांसम बोलता हूं, मतलब सर्वांसम क्यों है? क्योंकि इनके बीच में एक रेखा गई है, इसलिए मैं बोलूंगा, इसलिए क्या बोलूंगा? रेख ओ आर, यह ए आर जो है वो एम आर एन का, एम आर एन और एम ओ एन दोनों कोण का क्या है? दोनों कोणों का क्या है? समद्विभाजक। क्या है? समद्विभाजक। बात समझे? क्योंकि दोनों कोण सर्वांसम है ना। सर्वांसम कैसे हुआ होगा? ये दोनों समद्विभाजक तभी तो ना। बात समझ में आ गई होगी आपको? चलिए, ये हो गया आपका तीसरा सवाल। चलिए अब चौथा सवाल देखिए। चौथे सवाल में सिर्फ आपको लिखा हुआ है, कुछ आकृति बना के दिया नहीं है। 4.5 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं परस्पर समांतर है। हमारे पास एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी? 4.5 है और दो स्पर्श रेखाएं क्या है? समांतर है। तो उन स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होगी? कारण से बताइए। ठीक है ना। हमारे पास एक वृत्त है, इधर है और दूसरी स्पर्श रेखा कहां है? यहां पर है। ठीक है, इस स्पर्श रेखा का नाम मानते हैं ए और इसका मान बी। क्लियर है? पहली स्पर्श रेखा का नाम हो गया ए और दूसरी को हो गया बी। और यहां पर क्या है? केंद्रक है जिसका नाम हम देते हैं एम। क्या देते हैं? एम। अब मैं क्या करता हूं कि ए और बी के समांतर एक रेखा और खींच देता हूं मैं, जिसको मैं नाम दूंगा सी। बात समझाए? अब मैं इसका खींच देता हूं त्रिज्या। इसकी त्रिज्या यहां पर ये त्रिज्या हो गई। अब यहां पर नाम दे दीजिए आप लोग ए बी सी डी। कैपिटल है ना, ये स्मॉल है। ये हो जाएगा पी और ये हो जाएगा क्यू। बात समझाए क्या? चलिए, और यहां पर दे दीजिए क्या दोगे आप? यहां पर ओ दे दो, ओ, और यहां पर एम और यहां पर एन। सब नाम दे दिया मैंने। ठीक है, और आपको बताना है कि दो स्पर्श रेखा, जो स्पर्श रेखा है ना ए और बी, इनके बीच की दूरी कितनी है? मतलब एमओ और ओ एन के बीच की दूरी कितनी है? स्टूडेंट्स अगर यहां देखा जाए तो त्रिज्या हमको दे के रखी 4.5, तो ये भी 4.5 होगा और ये भी 4.5 होगा। तो अगर हम लोग बात करें तो 9 सेंटीमीटर दिख रहा है, लेकिन ये 9 सेंटीमीटर आएगा कैसे? आपको कारण से ही बताना है, तो इसको हमको हल करना पड़ेगा। तो देखिएगा ध्यान से, हल करते इसको। ठीक है, तो रेखा ए के समांतर, ए के समांतर रेखा सी खींचा। ठीक है ना, ए के समांतर मैंने रेखा सी खींच दिया है, बराबर यहां तक। और त्रिज्या आपको मालूम है, त्रिज्या आपको दी गई है बराबर 4.5 सेंटीमीटर। बात सही है, यहां तक समझा? यहां तक। चलिए अब ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, आप लोग थोड़ा सा और ध्यान दीजिए कि एक इस पर क्या लंब है, तो ओ एम बी क्या हो जाएगा? क्या बोले लोग? रेख ए जो है समांतर है रेख बी के। ठीक है ना, दत्त में दिया हुआ है, बोला है कि दोनों स्पर्श रेखा करने क्या है? समांतर एक दूसरे के। बात समझ में आ रही है? तो ओ एम बी कोण ओ एम बी बराबर 90 अंश रहेगा। कैसे?
स्पर्श रेखाखंड का प्रमेय, स्पर्श रेखाखंड के प्रमेय से वो 90 हो गया। ठीक है, जब OMB 90 अंश रहेगा तो QOM भी 90 अंश रहेगा। अंतःकोण मालूम है ना आपको, अंतःकोण अगर इसके समांतर आप खींचते हो तो ये अंतःकोण के मापों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। जब ऑलरेडी ये 90 हो गया है तो ये कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, अंतःकोणों के मापों का योगफल 180 अंश होता है, तो ये 90 हो गया तो ये कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, अंतःकोण कसौटी। ठीक है, यहां तो समझा, यहां तो समझ में आ गया। मतलब हो गया आपका क्या, ध्यान दीजिए आप लोग यहां पर। अब इसकी बारी है। तो रेख ए जो है समांतर है रेख बी के, और रेख ए जो है समांतर है रेख सी के। मैंने यहां पर बताया यहां पर, ठीक है ना। तो जब ए बी के भी है और ए सी के भी है तो मैं बोलूंगा रेख बी जो है वो समांतर रहेगा रेख सी के। बात समझ में आई यहां तक। इसको आप लोग समीकरण नंबर 1 दोगे जो आपको आया है, ठीक है ना। अब ये आपने बता दिया है। अब इसकी मदद से ये वाला कोण जो रहेगा OND, कोण OND बराबर 90 अंश। क्या कारण रहेगा, स्पर्श रेखाखंड प्रमेय का बोल दीजिए आप लोग। क्लियर है, तो यहां पर 90 अंश हो जाएगा ना। स्पर्श रेखाखंड त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है, तो वहां पर 90 अंश कोण बनता है। ठीक है, और दूसरा चीज QON ये भी 90 अंश रहेगा, क्योंकि जब ये दोनों समांतर है, ये दोनों यहां पर देखा बी और सी में बताया मैंने, बी और सी में दोनों समांतर है, मतलब यहां पर बनने वाला कोण क्या रहेगा, अंतःकोण रहेगा। देखा ना 9वीं कक्षा में, यहां पर यहां का कोण क्या होता है, 180 अंश होता है। ये दो समांतर रेखा और ये तिर्यक रेखा, तो यहां पर बनने वाला कोण क्या आता है, अंतःकोण रहता है। अंतःकोणों के मापों का योगफल 180 अंश होता है। तो जब ये ऑलरेडी 90 हो गया तो ये कितना हो जाएगा, 90। तो यहां पर लिखेंगे हम लोग अंतःकोण कसौटी। समझा, इसको आप लोग समीकरण नंबर 2 दोगे। अब क्या लिखोगे, समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, देखो समीकरण 1 में भी दायां पक्ष 90 है, यहां पर भी 90 है, तो दोनों को जोड़ दीजिए आप। कोण QOM प्लस कोण QON बराबर 90 प्लस 90 बराबर 180 अंश, बराबर। QON 180 अंश हो गया। मतलब 180 अंश क्या होता है, जब एक स्ट्रेट लाइन होती है, सरल रेखा का मान कितना होता है, 180 अंश होता है। सरल रेखा का मान कितना होता है, 180। मतलब 180 अंश हो गया, मतलब लाइन क्या सीधी है। तो मैं बोल सकता हूं किरण OM जो है, किरण OM और किरण ON एक दूसरे के विपरीत किरण है, एक दूसरे के विपरीत है, एक दूसरे क्या है, विपरीत है, तभी तो स्ट्रेट लाइन बनेगी ना। बात समझ में आ रही है आप लोगों को। तो अगर एक दूसरे विपरीत है तो मैं बोल सकता हूं कि बिंदु MON एक रेखीय, बोल सकता हूं ना, एक रेखीय। जब एक रेखीय है तो MN क्या हो गया, इसलिए किरण MN क्या बोलेंगे लोग, किरण रेख MN यह वृत्त का क्या हो गया, वृत्त का व्यास है। क्या हो गया स्टूडेंट, वृत्त का व्यास। आपने बता दिया कि MN क्या हो गया, वृत्त का व्यास हो गया। ओके। अब ध्यान दीजिएगा आप लोग थोड़ा सा। MN आपने बता दिया वृत्त का व्यास है और आपको वृत्त की त्रिज्या मालूम है, तो आप क्या बोलोगे, त्रिज्या हमारी कितनी है हमारे पास, OM बराबर 1/2 गुणे व्यास हमारे पास क्या MN है। त्रिज्या व्यास का आधा होता है, तो OM का मान हमारे पास कितना है, OM का मान हमारे पास 4.5 बराबर 1/2 गुणे MN। तो MN का मान हमारे पास हो जाएगा 4.5 गुणे 2। तो MN का मान कितना हो जाएगा बच्चों, 9 सेंटीमीटर, बराबर। MN क्या है, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी है। तो हम लोग उत्तर लिखेंगे, उत्तर में क्या आएगा,
स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी 9 सेंटीमीटर होगी। स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? 9 सेंटीमीटर होगी। तो स्टूडेंट्स इस तरह सवाल नंबर 3 और 4 आपका हो गया। हाँ, थोड़ा सवाल बड़ा है और समझने लायक है। जब तक आप एकदम ध्यान से वीडियो नहीं देखोगे तब आपको समझ में नहीं आएगा। तो स्टार्ट टू एंड तक पूरा वीडियो एकदम ध्यान से देखिएगा। पॉज कर करके रोक के देखोगे तो और अच्छा रहेगा, आपको समझ में आ जाएगा और कॉपी में लिखते जाइएगा। तो स्टूडेंट्स उम्मीद आपको पूरी वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह की बहुत सारी अच्छी वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी और आप लोग उन वीडियोस को भी जाकर देख सकते हो प्लेलिस्ट में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।